गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी भाषा कौशल का अध्याय 19 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद का अर्थ क्या होता है? देखिए, आपको कोई एक टॉपिक दिया गया है या आप अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं और आपका मन करता है कि हम इसके बारे में कुछ लिखें, तो आप एक पैराग्राफ उसके बारे में लिखते हो, है ना। एक अनुच्छेद उसके बारे में लिखते हो, वही कहलाता है अनुच्छेद लेखन। आपको कोई एक विषय दे दिया जाए और उसके लिए आपको कहा जाए कि आप एक अनुच्छेद लिखिए, मतलब कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है। अब मैं बात कर रही हूँ पैराग्राफ की, है ना। तो पैराग्राफ में 15 से 20 लाइन्स हो सकती हैं, सेंटेंस हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं बनाना है, ठीक है। हमको पूरा एक पेज भर के नहीं लिखना है, 15 से 20 वाक्य ही पर्याप्त होते हैं एक अनुच्छेद लेखन में। अब देखिए, आपके पास शब्दों की सीमित मात्रा हो गई है ना, संख्या सीमित हो गई। अब आपको क्या करना है, जो आपका अनुच्छेद है उसमें आपको वाक्य छोटे छोटे लेने हैं, सरल लेने हैं और अच्छे लेने हैं, ताकि उससे हम जो सामने पढ़ने वाला व्यक्ति है उसे वाक्य पढ़ने में इंटरेस्ट आए, ठीक है। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड शब्दों का प्रयोग करोगे तो हो सकता है किसी को इतने अच्छे से समझ में ना आता हो और वो ना लिख पाए, है ना। इसीलिए हमें जब भी हम अनुच्छेद लेखन लिखते हैं, हमें बहुत छोटे वाक्यों को और स्पष्ट और सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अनुच्छेद लेखन होता क्या है और उसमें उसको लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद का अर्थ होता है किसी एक विचार पर लिखना, ठीक है। अनुच्छेद का अर्थ क्या होता है? किसी एक विचार या कोई एक टॉपिक दिया रहता है, उसके बारे में आपको लिखना है। विचार पर लिखा गया 15 से 20 वाक्यों का समूह जो आपस में संबंध रखते हों। इससे कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और लेखन क्षमता बढ़ती है। इससे क्या होता है, जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तब हम नए नए शब्दों को सोचते हैं, है ना। अगर किसी वाक्य को कहने के लिए हम किस शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ये हम सोचते हैं। हमारी कल्पनाशीलता बढ़ती है, सृजनात्मकता बढ़ती, मतलब बनाने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। और उसके साथ में लेखन क्षमता भी बढ़ती है। अब अनुच्छेद लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अनुच्छेद के विषय पर अच्छी तरह विचार करें। विचारों को मुख्य बिंदु के रूप में व्यवस्थित करें। विचारों को एक दूसरे से जोड़ते हुए छोटे छोटे वाक्य लिखें। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। किसी एक विचार को एक बार ही स्पष्ट करें। जहाँ संभव हो वहाँ मुहावरों का प्रयोग करें। मुख्य विषय से भटके नहीं। देखो, सबसे बड़ी बात है, जो आपको टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से जानो, उसके बारे में विचार करो, उसके बाद उस पर लिखो, है ना। क्योंकि हमारे पास उस टॉपिक के लिए बहुत सारी बातें होंगी, है ना, लेकिन हमें लिखना कम शब्दों में है। अब जब आपके पास कैसे समझाऊं, जैसे आपको एक पेंसिल का एक टुकड़ा दे दिया, ठीक है, और बोल रहे हैं कि उस पेंसिल के टुकड़े को आपको पूरे मंथ चलाना है, तो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। जहां आप एक पेंसिल एक वीक भी नहीं चलाते हो, कुछ लोग, सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे, है ना, कुछ बच्चों के पास एक पेंसिल एक पूरे वीक भी नहीं चल पाती है। अगर उनको, ऐसे बच्चों को बोल दिया जाए एक छोटा सा टुकड़ा देकर आपकी फिंगर के बराबर, और बोल दिया जाए कि इसको आपको पूरे मंथ चलाना, अब उनके लिए कितनी डिफ़िकल्टी होगी, है ना। वही होता है अनुच्छेद लेखन में भी, कि आपके पास सोचने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप सोच सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन आपको बहुत सीमित शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। स्वप्न में विमान यात्रा। अब
सपने, स्वप्न मतलब सपने में मैंने क्या देखी, विमान यात्रा देखी। और विमान यात्रा में भी अब देखो उसने क्या क्या सोचा, सोचने के लिए तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, है ना। स्वप्न में विमान यात्रा, उच्च पद पर कार्यरत, स्वप्न का टूटना। अब सपना देख रहे हो तो सपने में आप कुछ भी देख सकते हो, है ना। उसने देखा विमान यात्रा, अब विमान यात्रा देखते देखते उसने देखा कि वो एक बहुत बड़ा अधिकारी है, और फिर उसने बताया कि मेरा सपना कैसे टूटा। कहते हैं प्रातः के स्वप्न प्रायः सच होते हैं, ये कितना अच्छा हो यदि मेरा यह स्वप्न सच हो जाए जो मैंने कल रात को देखा। मैंने देखा कि किसी दिन मैं विमान में यात्रा कर रही हूँ। मैंने बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं, जैसे किसी बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत हूँ। विमान कर्मचारी बार बार मेरे पास आते और मेरी आवश्यकता के बारे में पूछते हैं। विमान से मैंने पृथ्वी को देखा, नीचे समुद्र दिख रहा था। इतने में विमान में घोषणा हुई कि हमारा विमान अमेरिका स्थित सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर उतरने वाला है। विमान उतरा और सब यात्री उतरने लगे। मैं भी जब विमान से उतरकर हवाई अड्डे की इमारत की ओर बढ़ी तो देखा कि कुछ अधिकारी गण फूलों का गुलदस्ता लेकर मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैं फूल लेकर सबको धन्यवाद करने लगी। इतने में मुझे माँ की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं सोचने लगी अभी तक की यात्रा में तो मैं अकेली थी, फिर माँ कहाँ हैं और यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। इतने में दोबारा माँ के स्वर मेरे कानों में गूंज उठे। बेटी, आज स्कूल नहीं जाना है क्या? अभी तक सोई हो, 7 बज गए हैं। इतना सुनते ही मैं झट बिस्तर से उठी और देखा मैं वहीं हूँ जहाँ रोज़ होती हूँ। देखो इसने कितने अच्छे से बताया है ना कि सब कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। अगर ऐसा होता हो तो जो मैंने रात को सपना देखा है ये पूरा हो जाए। उसने क्या देखा सपने में, बहुत अच्छी सी ड्रेस, वेल अप टू डेट होकर वो एरोप्लेन में है, और जो अंदर लोग हैं उनसे बार बार पूछने आ रहे हैं, आप मैम कुछ लेंगी क्या, है ना, ऐसे ही पूछते हैं। तो वो लोग उनसे बार बार उनकी आवश्यकता की चीज़ों, ज़रूरत की चीज़ों को पूछने आ रहे हैं। तो फिर वो उतरती है अमेरिका में हवाई अड्डे में, और जैसे ही वो उतर के जाती है लोग उसका स्वागत करने के लिए बुके लेकर खड़े रहते हैं। तो इतने में ही क्या हो जाता है, मम्मी की आवाज़ सुनाई देती। हमको भी ऐसे ही होता है ना, हम सुबह सुबह सपने देखते हैं और सबसे पहली आवाज़ किसकी आती है, मम्मी की। क्या बोलते हैं मम्मी, जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना है क्या। वैसे अभी तो आप लोगों के लिए ये रिलीफ है ना, ऐसा अभी सुनने के लिए नहीं मिल रहा होगा, फिर भी मम्मी कहते हैं कि कितनी देर तक सोते रहोगे, है ना। सबसे पहले आवाज़ किसकी कान में सुनाई देती है, हमारी मम्मी की। और जैसे ही उसको मम्मी ने दोबारा आवाज़ दिया वो फट से उठकर बैठ गई और फिर वो स्कूल के लिए रेडी हो गई। ठीक है, तो ये देखो कितने अच्छे तरीके से उसने उसका स्वप्न बताया। ठीक है, अब आपने क्या स्वप्न देखा है ये अब आप बताना। ठीक है, अपने शब्दों में खुद लिखना। फिर पिकनिक का आनंद, हम पिकनिक जाते हैं, वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कैसे आनंद मनाते हैं, कैसे सब चीज़ें देखते हैं, उसके बारे में यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पिकनिक मनोरंजन का अद्भुत साधन। विद्यालय की ओर से पिकनिक स्थल ओखला, नौका की सैर, खेलकूद, गाना बजाना, जलपान एवं वापसी। अब देखो क्या क्या हुआ होगा, ये सारी चीज़ें हुई और उसने इन सारी चीज़ों को शॉर्ट में हमारे सामने बताया। पिकनिक का जीवन में अपना ही आनंद होता है, छोटे बड़े सभी पिकनिक का आनंद उठाते हैं। पिकनिक भी मनोरंजन का एक अद्भुत साधन है, सबसे बड़ी स्फूर्ति मिलती है। बसंत के मौसम में हम कुछ छात्रों ने मिलकर प्रधान अध्यापक से पिकनिक पर जाने की प्रार्थना की। उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हमारे अध्यापक जी अगले दिन, शनिवार था है ना, उस दिन के लिए बस का प्रबंध कर दिया। शनिवार को कक्षा के सभी छात्र एवं 2 अध्यापक बस में सवार होकर ओखला निकल पड़े। सभी के चेहरे पर नई खुशी थी। शीघ्र ही हम ओखला पहुंच गए। अन्य स्कूल के छात्र भी वहां पिकनिक मनाने आए हुए थे।
हमने एक बड़े पेड़ के नीचे दरी बिछाकर अपना सामान रख लिया। सबसे पहले इसमें हमने नौका की सैर का आनंद लिया। इसके बाद कुछ छात्र कबड्डी और आँख मिचौली खेलने लगे। बाद में स्नान करके सभी छात्र इकट्ठे होकर दरी पर बैठ गए और गाने बजाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। रोहित ने देशभक्ति का गीत सुनाया। आकाश ने चुटकुले सुनाकर सबको खूब हंसाया। हमारी कक्षा के 4-5 छात्रों ने भंगड़ा किया तो तालियों से आसमान गूंज उठा। इसके बाद जलपान कर हम अपने अपने घर वापस लौट आए। उस दिन हम बहुत खुश थे। सोमवार को हमने दूसरे छात्रों को पिकनिक का हाल सुनाया और वे भी बहुत खुश हुए। अब देखो यहाँ पर पिकनिक क्या बताया गया है, क्या कि हम लोगों ने अपने अध्यापक से कहा, टीचर से, प्रधान अध्यापक से कहा कि हमको पिकनिक पे जाना है, तो उन्होंने हमारे लिए प्रबंध कर दिया और हम लोग सब साथ में पिकनिक के लिए गए और वहाँ जाकर हमने गेम्स खेले, दरी बिछाकर खाना खाया, फिर सब लोगों के साथ खेला, फिर सारे छात्र इकट्ठे होकर हम सब साकुशल वापस आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पिकनिक का आनंद बताया गया है। अब तीसरा टॉपिक आता है वर्षा में भीगने का आनंद। अब वर्षा हुई और आप कहाँ से आ रहे थे? विद्यालय से घर लौट रहे थे। रास्ते में वर्षा शुरू हो गई। पुस्तकों की चिंता, भीगने का आनंद। हाँ, सबसे बड़ी, अगर हम स्कूल से घर जाते हैं तो हमारे पास क्या सबसे बड़ा टेंशन रहता है? हे ईश्वर, हमारा बैग ना भीग जाए, हमारी बुक्स ना भीग जाए, है ना। तो देखो, बिल्कुल रियल चीज़ें बतानी चाहिए। वर्षा में भीगने का अपना आनंद होता है। बस आवश्यकता है घिरे हुए बादलों और बरसती हुई मूसलाधार बारिश की। एक दिन में स्कूल से घर आ रहा था, तभी अचानक वर्षा आ गई। मुझे चिंता हुई कि किताबों का क्या होगा, तो ये तो भीग जाएंगी। तभी मैंने पास ही के किसी घर अपना बैग रख दिया। मैं वर्षा में भीगता हुआ घर की ओर चल पड़ा। ऊपर से मूसलाधार वर्षा हो रही थी और नीचे वर्षा का पानी भरने लगा था। अब ना पुस्तकों की चिंता थी, न स्वयं के भीगने की, क्योंकि एक बार भीगने पर फिर भीगने से डर नहीं लगता। मेरे साथ के अन्य छात्र भी भीग चुके थे। हम सभी साथी आनंद से किलकारियाँ भरते हुए एक दूसरे के ऊपर पानी उछालते हुए घर पहुँचे। इतने दिन बीतने के बाद भी जब यह घटना याद आती है तो मन आनंद से भर जाता है ना। वो क्या बताते हैं कि एक दिन मैं स्कूल से घर आ रहा था, तभी बारिश शुरू हो गई। अब मुझे टेंशन हो गया कि मैं तो भीग जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन अगर मेरा बैग भीग गया तो सारी बुक्स गीली हो जाएंगी। तो उन्होंने वहीं एक घर में अपना बैग रख दिया और घर की तरफ जाने लगे। साथ में दूसरे दोस्त भी मिल गए। ऊपर से बारिश हो रही थी, नीचे रोड पर बारिश का पानी इकट्ठा था। सब आराम से खेलते कूदते अपने घरों को पहुंच गए। वो कहते हैं ये बात जो है वो बहुत समय पुरानी है, लेकिन आज भी इसे याद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। चौथा टॉपिक दिया है आलस्य। ठीक है, आलस्य, लेजीनेस। अब यहाँ पर आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सही बात है। आलस्य के कारण सफलताओं से दूर चले जाना। जो व्यक्ति आलसी होता है वो ना अपनी सफलताओं से दूर हो जाता है। आलस के दुष्परिणाम भगवान भी आलसी का साथ नहीं देता है। चलिए देखते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलसी होता है वह हर कार्य करने से पहले ही सुस्ती व अनुत्साह दिखाने लगता है। आलस्य एक ऐसा रोग है जिसका रोगी कभी नहीं संभलता। यदि किसी व्यक्ति को असफलता या पराजय का मुख देखना पड़ता है तो वह सिर्फ आलस के कारण। ज़्यादातर जो लोग आलसी होते हैं वे केवल अपने भाग्य को ही कोसते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जो भाग में लिखा है वही होगा। जीवन में हमें आलस्य के अनेक परिणाम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर बच्चे आलस के कारण प्रातः देर से उठते हैं, फिर बिना स्नान किए पागलों की तरह विद्यालय भाग जाते हैं। कभी कभी वे अपनी स्कूल की वर्दी आलस्य के कारण प्रेस नहीं करते।
यदि बिजली चली जाती है तो बिजली वालों को कोसते ही रहते हैं। यही समय मिला था बिजली गुल करने का। कुछ लोग आलस्य के कारण अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। बिना हाथ धोए भोजन करने बैठ जाते हैं। भोजन के बाद भी हाथ व मुंह आलस्यवश ना धोना, इसके कारण अनेक बीमारियां भी लग जाती है। आलसी व्यक्ति को कष्ट भोगने पड़ते हैं। वे केवल विद्यार्थी जीवन में ही नहीं अपितु जीवन भर दुख देते हैं। परीक्षा के समय आलस्यवश ना पढ़ना और फिर परिणाम के समय भगवान से प्रार्थना करना प्रथम आने की, ऐसे में तो भगवान भी मुख मोड़ लेता है। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात करी है, जो कि आपके और मेरे लिए, हर किसी के लिए, कि जो व्यक्ति आलसी होता है, जो आलस हमेशा करता है, उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती है ना। इसीलिए हमें आलस कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठते और बिना नहाए ही स्कूल आ जाते हैं। उनका दिन भर आलस में ही बीतता है। ना तो टीचर का एक लेक्चर समझ में आता है, ना लिखने का मन करता है, ना ही रीडिंग करने का मन करता है, और ना ही खेलने का मन करता है ना। तो इस प्रकार से आलस से भरा जीवन ना सिर्फ बचपन में बल्कि बड़े होने पर भी दुख का कारण होता है। यहाँ पर देखो, अब अभ्यास दिया हुआ है, ये आपको करना है। क्या दिया हुआ है? निम्न संकेत के आधार पर अनुच्छेद लिखना है। बीमारी का एक दिन। अब मान लीजिए, ईश्वर ना करे आप बीमार हो, लेकिन हर कोई कभी ना कभी बीमार होता है, तो उसके बारे में लिखना है। फिर शोभा यात्रा का दृश्य। शोभा गुरु पर्व पर एक शोभा यात्रा निकली है, उसके बारे में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। फिर एक अनुच्छेद बसंत ऋतु के बारे में लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ और विषय दिए गए हैं, माँ, लाठी, खेलकूद और भारतीय सैनिक, ठीक है। इस प्रकार से ये अभ्यास कार्य आपको खुद करना है। इन विषयों पर आपको अनुच्छेद बनाने हैं और फिर आप कॉपी चेक कराओगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम आपसे नए लेक्चर में। तब तक आप सभी सुरक्षित रहिए।